आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम चौहान आज आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। डिजास्टर मैनेजमेंट हमसे वो अपेक्षा है जो एक स्काउट के रूप में हमारी पहचान बनाती है, क्योंकि हम सब वो लोग हैं जो सेवा और सामाजिकता के लिए जाने जाते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारे नियम और प्रतिज्ञा सब वहाँ ठहरती है जहाँ सेवा और सामाजिकता शुरू होती है। आज जिस शाब्दिक अर्थ की आप बात करेंगे उसे आपदा भी कहा जाता है। वास्तव में आपदा को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्रभाव से, अपनी सामाजिकता से, अपनी सेवा से डिजास्टर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। डिजास्टर एक ऐसी अवांछनीय घटना रहती है जिसका पूरे समाज पर असर पड़ता है, और वो असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी भी आपदा का प्रभाव व्यक्तियों के समूह, कार्य, सेवाओं के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ता है, और ये प्रभाव इतना विस्तार युक्त होता है कि उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक स्काउट के रूप में हम अपनी सेवा, अपने सहयोग और अपनी सहायता से डिजास्टर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, डिजास्टर जो है वो क्या क्या लेकर आता है। डिस्ट्रॉयड, विनाश, चारों तरफ जो है हर चीज नष्ट हो जाती है, इंक्लूडिंग डेथ। बहुत सारी डेड बॉडीज हमारे सामने रहती हैं और मौत का बहुत अधिक विस्तार डिजास्टर लेके आता है, क्योंकि डिजास्टर के बाद या तो किसी व्यक्ति के हिस्से में जिंदगी आती है या फिर मौत आती है। बहुत स्पीडी रहता है डिजास्टर जब भी आता है। आप देखिए, तमिलनाडु में लोग सोए हुए थे और सोते सोते ही बह गए। सुनामी के दौरान इतना भयंकर हादसा, इतनी भयंकर आपदा उन लोगों ने झेली, और इसके साथ साथ आपदा का जो एम्बिट है, विस्तार है, वो बहुत अधिक रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कितना भी डिजास्टर का विस्तार हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि भाई हर रोज आप उसका सामना करेंगे। सेल्डम कभी कभी आता है डिजास्टर, लेकिन बहुत भयंकर परिणाम लेकर आता है। इसके साथ साथ वातावरण को भी प्रभावित करता है और हम सबको एक इमरजेंसी, एक आपातकालीन स्थिति में खड़ा कर देता है। और डिफरेंट इम्पैक्ट, चाहे आप व्यक्ति की बात करें, पशुओं की बात करें, संसाधनों की बात करें, कहीं भी हर जगह उसका असर आपको दिखाई देगा। यानी विनाश और मौत का वो तांडव, वो घटना जो अवांछनीय है, लेकिन उसे हमें सहन करना है। डिजास्टर 2 प्रकार का होता है, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर ऐसा डिजास्टर जो बाय नेचर हमें मिलता है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर ऐसा डिजास्टर जो किसी मानव की हल्की सी गलती या त्रुटि के कारण छोटा सा खतरा बहुत बड़े डिजास्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि डिजास्टर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर। वास्तव में जो हैजार्ड है, जो खतरा है, कोई भी खतरा अगर बहुत अधिक विस्तार ले जाए तो वो डिजास्टर का रूप धारण कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर में आप बात कर सकते हैं फ्लड्स की, ड्रॉट्स की, साइक्लोन्स की, सुनामी की, ग्लोबल वार्मिंग की, वॉल्केनो की, अर्थक्वेक्स की, लैंडस्लाइड्स की। ये तमाम वो नेचुरल डिजास्टर हैं जो कभी भी आ सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिससे हम इस डिजास्टर को मैनेज कर सकें, क्योंकि मैनेजमेंट का अर्थ है आदमियों को मैनेज करना, मैन को मैनेज करना। इसलिए ये ज़रूरी है। अगर आप जापान की बात करें, जापान को हम भूकंप का देश कहते हैं, और लेकिन जापान में जो प्रभाव है अर्थक्वेक का वो बहुत कम रहता है, क्योंकि उस पूरे समुदाय ने, जापानी समुदाय ने अपने आप को अर्थक्वेक के प्रति सेंसिटिव या अवेयर कर लिया है। जब भी हम डिजास्टर के प्रति अपने रिस्पॉन्स को तय कर देते हैं तो उससे बचाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर, कोई भी समस्या, मान लीजिए आप हंगर की बात करें, हंगर एक प्रॉब्लम है, हंगर, लेकिन जब उसका विस्तार होगा तो वो फेमाइन, अकाल बन जाएगा।
मतलब किसी भी समस्या का बहुत बड़ा रूप जो है डिजास्टर के रूप में आपके सामने आता है। मैंने बात की हंगर की, हंगर मतलब भूख, लेकिन जब भूख की परिधि बढ़ जाएगी, उसका विस्तार हो जाएगा, तब उसे हम ड्रॉट या फेमाइन कहेंगे, अकाल कहेंगे। मैन मेड डिजास्टर में आप बिल्डिंग फायर, कोल फायर, फॉरेस्ट फायर, ऑयल फायर, रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट्स, इसके साथ साथ वार की बात कर सकते हैं, बम ब्लास्ट की बात कर सकते हैं, टेररिस्ट अटैक की बात कर सकते हैं, पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। ये वो सब डिजास्टर होते हैं जो किसी मानव की गलती से हम सबको झेलने पड़ते हैं, उसके प्रभाव में हम सब आते हैं। आपके सामने देखिए, डिजास्टर शब्द को थोड़ा सा विस्तार दिया गया है और आप कोशिश करें इसमें पहचाने आप कि सुनामी नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है, अर्थक्वेक्स मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है, एयर क्रैश मैन मेड डिजास्टर है या नेचुरल डिजास्टर है। इन सब को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और लिखिए इसके सामने कि ये जो है एनडी है, एनडी का मतलब नेचुरल डिजास्टर, या एमडी मैन मेड डिजास्टर। इस तरह से आप अब तक ये जान पाए कि डिजास्टर दो प्रकार का होता है, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। आप अगर फ्लड की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम आएगा कि नेचुरल डिजास्टर है। अगर आप फायर की बात करेंगे तो एकदम आपके माइंड में मैन मेड डिजास्टर आएगा। ये बहुत बार ऐसा भी होता है, जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं इस वक्त, कोविड-19 का दौर हम सब झेल पा रहे हैं, इस आपदा से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें भी विवाद है, ये भी विवाद और शोध का विषय है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो मैन मेड है या नेचुरल डिजास्टर है। तो विश्व के बहुत सारे देश इस संदर्भ में चीन की ओर संकेत कर रहे हैं, चीन की ओर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये शोध और विवाद का विषय है कि जो कोविड-19 है वो मैन मेड डिजास्टर है या फिर नेचुरल डिजास्टर है। और आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, जिस 40 पेज की जो बननी है, आप देख पा रहे होंगे कि उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के करिकुलम को 10 हिस्सों में बांटा गया है, 10 यूनिट्स में बांटा गया है। इसे आप APRO पार्ट 2 पे स्काउट विंग की देख सकते हैं और पेज 117 पर डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा पाठ्यक्रम है, जिसे आप लॉग बुक के लिए बनाएंगे, लॉग बुक बनाएंगे, जिससे आप उससे पहला जो आपका यूनिट है वो डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर एंड हैजार्ड है। और आप इसमें जान लें कि हैजार्ड बहुत खतरे को कहा जाता है और डिजास्टर एक बहुत बड़ी आपदा होती है। दूसरे यूनिट में आपके डिजास्टर, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर को रखा गया है, जिसकी बात मैंने आपसे की और आपने अभी ये स्लाइड भी देखी है, मैन मेड डिजास्टर स्लाइड आप देख पा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर है। तो दूसरे यूनिट में आपके इस सिलेबस को रखा गया है। और तीसरे यूनिट में जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, NIDM, UNO, NGO, बहुत सारे जो काम करते हैं, उन एजेंसी के लिए बात की गई है। और यूनिट 4 में सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड, फायर के बहुत सारे कारण क्या क्या रहते हैं, क्या प्रभाव होता है, उस समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं और कैसे हम फायर को मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। अगर आप यूनिट की बात, 5 यूनिट की बात करेंगे तो प्रिपेयर्डनेस है डिजास्टर के प्रति कि क्या तैयारी करें आप, कौन कौन सी तैयारी ऐसी हैं जो आपको डिजास्टर से लड़ने में, उसके प्रति सेंसिटिव होने में सहायता करेंगी। तो वो क्या क्या स्टेप रहेंगे उसके बारे में हम यूनिट 5 में बात करेंगे। और होम, इंडस्ट्री और ट्रैफिक सेफ्टी की नॉलेज भी आपके यूनिट 6 में शामिल की गई है। करिकुलम के यूनिट नंबर 7 में दुर्घटना संभावित क्षेत्र, जहां दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो रोड हो या कोई ऐसा स्थान जहां पर भीड़ हो, क्योंकि भीड़ के समय जो भगदड़ होती है, उस समय जान और माल की जो हानि होती है उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उस समय बहुत छोटे बच्चे
जिनके कदम बहुत छोटे रहते हैं, छोटी स्पीड के साथ, छोटे कदमों के साथ वो दौड़ नहीं पाते। तो प्लेस ऑफ गैदरिंग जब जहाँ पर है उसकी बात भी हम करेंगे। इसके साथ साथ जो मल्टीमीडिया है, टेलीफोन है, टेलिक्स है, SMS है, यूट्यूब है, रेडियो है और न्यूज़पेपर है, यानी यूनिट 8 और 9 को मिला के अगर आप करना चाहें तो उसे मीडिया शब्द दे सकते हैं। क्या भूमिका रहती है मीडिया की प्रिकॉशन के लिए, सावधानी के लिए? क्योंकि उस समय जब डिजास्टर होता है तो उस समय बहुत सारी अफवाहें रहती हैं। उन तमाम अफवाहों को हम सावधानी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। और यूनिट 10 में NGO की बात की गई है, जहां बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें हम स्काउट, रेड क्रॉस, UNO, बहुत से सब चीज़ों को शामिल करते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा वो करिकुलम है, वो पाठ्यक्रम है जो APRO पार्ट सेकंड में आपके लिए दिया गया है। इससे आपकी लॉग बुक लगभग 45 पेज में लॉग बुक बनेगी आपकी। आइए अब मैं एक मैनमेड डिजास्टर की बात आपसे साझा करूंगा। ये बात दिसंबर 1995 की है, जब DAV डबवाली स्कूल में हरियाणा में एक एनुअल फंक्शन चल रहा था और उस समय कुछ ऐसे फैक्टर थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे। अगर आप फायर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कुछ फैक्टर्स पर हमें काम करना पड़ेगा। वो फैक्टर्स, आइए पहले मैं इस संदर्भ में बात कर लूँ। वहाँ पर एक टेंट लगाया गया था, जिस टेंट की छत पॉलीथीन की बनाई गई थी। पूरा का पूरा जो टेंट था वो ढका हुआ था। साथ में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई थी उस पर भी टेपिंग नहीं की गई थी, यानी स्पार्किंग की संभावना वहाँ भी थी। इसके साथ साथ ठीक टेंट के गेट के साथ खाना बन रहा था, LPG सिलेंडर वहाँ पर था, जनरेटर वहाँ पर था। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने उस समय उस आग को, उस छोटी सी चिंगारी को बहुत बड़ी आपदा के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप जरा सोच कर देखिए, कैसे उन मासूम बच्चों की अंतिम उन्होंने सांस ली होगी, कैसे उनकी स्किन जली होगी, वहां पर वो कैसे चीखे होंगे, कैसे चिल्लाए होंगे, कैसे उनकी आंख से अंतिम आंसू गिरा होगा। मैनमेड डिजास्टर, आप देख पा रहे हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जो हमने उस डिजास्टर में खो दिए। क्योंकि ये तय है, किसी भी डिजास्टर के बाद आपके हिस्से में मौत या जिंदगी, दोनों में से एक ही आएगी। डिजास्टर जब आता है तो बहुत सारे विश्व के देशों में वार्निंग सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, पर वार्निंग सिस्टम बहुत बार कामयाब भी नहीं रहता। लेकिन मूलतः हम सब की आज के संदर्भ में, जहां हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक जोखिम है, वहां जरूरी है कि अगर डिजास्टर से पहले वार्निंग जारी कर दी जाए तो उससे बचाव की संभावना बढ़ जाती है, जान माल की हानि कम होती है। पर बहुत बार ऐसा होता भी नहीं है कि भाई आपको जो है वार्निंग इशू हो, तो सीधा आप सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, अपने आप को उस आपदा के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए। डिजास्टर के ठीक पहले अगर वार्निंग हो तो इट में ऐसा हो सकता है, बट इट में नॉट, ऐसा नहीं भी हो। अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको उस आपदा में काम करना है। एक स्काउट और रोवर के रूप में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्काउट अपनी सेवा, अपनी सामाजिकता, अपने सहयोग और सहायता के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। और ये पहचान तभी है जब वह खुद की परवाह ना करते हुए, खुद को दहशत और डर के माहौल से बाहर निकालते हुए उस डिजास्टर में काम करने के लिए तैयार हो। तो फिर हम एक्शंस, कार्य शुरू करते हैं। उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव हों और बैलेंस्ड माइंड हो हमारा, बिल्कुल संतुलित दिमाग से हम डिजास्टर में काम करें। डिजास्टर की 3 अवस्थाएं रहती हैं। पहले हम प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। आप ये लॉग बुक बना रहे हैं राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, तो ये प्री डिजास्टर है कि डिजास्टर की नॉलेज, डिजास्टर के बारे में एजुकेशन, डिजास्टर के बारे में अवेयरनेस ये हो हम सबको। बहुत सारी वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स डिजास्टर के बारे में की जाती हैं, ताकि डिजास्टर के प्रति, अगर आपके यहाँ फ्लड हो, अगर आपके यहाँ ड्रॉट हो, अगर आपके यहाँ ज्वालामुखी हो, आपके यहाँ सुनामी हो, तमाम क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेकर चलेंगे, ये सब प्री डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वास्तव में इसे आप तैयारी
का फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में हम तैयारी, संपूर्ण तैयारी, जिस भी रूप में हमें डिजास्टर मिलेगा उसके लिए हमें क्या रिएक्ट करना है उसे हम तय करते हैं। तो ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट पहली स्टेज है। दूसरा है ड्यूरिंग डिजास्टर। जब डिजास्टर आ गया है तो आपको उसे कैसे उसका सामना करना है, उस समय क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या रणनीति अपनानी है, ये तय किया जाएगा। पोस्ट डिजास्टर में आपकी बहुत सारी वो क्रियाएं शामिल होती हैं जो डिजास्टर के बाद, जिसमें पेशेंट की, विक्टिम की देखभाल और इसके साथ साथ उनकी रिकवरी पोजीशंस पर ध्यान देना, पुनर्निर्माण, मकान, पानी, भोजन, इन तमाम ज़रूरतों के साथ काम करना। तो हम जान रहे हैं कि डिजास्टर की 3 स्टेजेस हैं, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। अब ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जो आपको डिजास्टर में प्रयोग करनी है? पहली, रिमूव द डेंजर, खतरे को हटा दें। देखिए, अभी जैसे मैं बात कर रहा था खांसी और फांसी की। देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे ना ऐसे आपका ये पार्ट जो है गले का एक्टिव होता है, इसे हम एयरवे कहते हैं। जब भी जितने भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह डिजास्टर में हो, उनके एयरवे, जो मैंने अभी कहा, आपको बताया, जो आपके खांसी करने पर जो पार्ट एक्टिव होता है उस पार्ट को हम एयरवे कहते हैं। तो सबसे पहले वहां से खतरे को हटाएं। रिमूव द डेंजर, पहली टेक्निक पर हम बात कर रहे हैं। रिमूव द डेंजर, खतरे को हटा दें। अब खतरे को हटाने का अर्थ क्या है? मान लीजिए किसी के एयरवे में कुछ चीज फंसी हुई है, उसको बाहर निकालें। लोग बहुत सारे हैं मिट्टी में या फंसे हुए या पानी में बहुत सारे डूब गए हैं लोग, उस वक्त खतरे को हटा दें। अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं, 2 टेक्निक हो सकती हैं। मान लीजिए आप कहीं पर हैं और उस बिल्डिंग में पानी भरना शुरू हो गया। अब पानी का मतलब डैम का टूटना या बाढ़ का आना, और वो पानी बहुत अधिक मात्रा में है, इतनी मात्रा में कि उसे आप नहीं हटा सकते। आप इस बात को सोचकर देखिए, डेंजर की बात जब हम करते हैं कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में करंट है, तो हम उस बिल्डिंग के मेन स्विच को ऑफ कर सकते हैं और खतरे को कम कर देंगे। लेकिन जब बाढ़ का पानी या फिर किसी डैम का पानी आपके घर में घुस रहा है, घरों में घुस रहा है, समाज के बहुत सारे वर्गों को प्रभावित कर रहा है, उस समय क्या प्रिकॉशंस रहेगा? डेंजर को कैसे रिमूव करेंगे? उन्हें आप कहिए कि वो लोग छत पर चले जाएं, किसी ऊंचे स्थान पर। क्योंकि अगर वाटर लेवल, पानी का जल स्तर बढ़ता है, वाटर लेवल बढ़ता भी है, उस स्थिति में उन्हें हम बचा पाएंगे। एक बात, नो योर वर्क, एक स्काउट के रूप में अपने काम को जान लें कि आपका काम क्या है उस वक्त, और केवल जो वांछनीय कार्य है, जो उस वक्त जरूरी काम है, वही करें। नो योर वर्क का मतलब ये है कि जब एक स्काउट डिजास्टर में काम करता है तो वो केवल वही काम करता है, प्रिकॉशन के साथ काम करता है और अपनी सुरक्षा तय करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की सुरक्षा भी तय करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। मान लीजिए एक वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति है। ठीक वेल्डिंग करने से पहले वह व्यक्ति चश्मा पहनता है और हेलमेट पहनता है, यानी उसे पता है कि एक आग की चिंगारी मेरी आंख को या मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए मैं इस प्रिकॉशंस की बात कर रहा हूँ कि जब भी आप स्काउट या रोवर के रूप में आपको डिजास्टर में काम करने का मौका मिले तो आप खुद की सुरक्षा भी तय करें। कोई खतरा खुद के लिए बिल्कुल भी आपने मोल नहीं लेना, खुद को सुरक्षित करते हुए सुरक्षा प्रदान करनी है। नो योर वर्क का मतलब है कि अपने काम को इस तरीके से करना कि जो खतरे हैं वहाँ पर, जो डेंजर है, वो आपको नुकसान ना पहुँचा पाए। अंडरस्टैंड इमोशंस। स्काउट या रोवर के रूप में जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे समाज के लोगों के बीच में काम करेंगे। आपको जब भी डिजास्टर में काम करने का मौका मिलेगा तो आपको बहुत सारे वर्ग समाज के देखने हैं, और ये जरूरी है कि आप उनके इमोशंस को समझें, उनकी संवेदनाओं को समझें, उनके भाव, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ जो इमोशन के माध्यम से आपको दिख रही है, उनको देखें और फिर तय करें कि आपको किसकी सहायता पहले करनी है। जब भी स्काउट या रोवर के रूप में आप डिजास्टर में काम करेंगे तो बहुत सारी संवेदनाएं आपको बिखरी हुई दिखाई देंगी वहां पर, और उन्हें देखें, विश्लेषित करें, मूल्यांकित करें और उसके बाद तय कर लें कि आपको किसकी सहायता करनी है। इमोशंस आपको किसी भी व्यक्ति के दर्द
या पीड़ा को समझने में सहायता करेगी। पॉजिटिव लैंग्वेज एक स्काउट और रोवर के रूप में आपकी भाषा, सकारात्मक भाषा बहुत जादू करती है। आप जब स्कार्फ पहन लेते हैं उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ही पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन फिर भी डिजास्टर में आप काम कर रहे हैं तो डिजास्टर के समय ये ध्यान रखिए कि आपके बोले गए शब्द, उनका जादू होता है, उनका असर होता है। आपके बोले गए शब्दों में सुरक्षा हो, ऊर्जा हो, प्रेरणा हो और इसके साथ साथ जीवन जीने की भावना भी हो। और ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि आप पेन को रिलीफ में कन्वर्ट कर सकें। आपको अपने बचपन की घटना अगर याद हो, जब कभी आप गिरते थे, आपकी दादी या नानी आपको कहती थी कि देख वो देख छोटी सी कीड़ी मरी है, और आप अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी चोट को भूलकर उस कीड़ी को ढूंढते थे। ये है पेन कन्वर्टेड सिस्टम। उस दर्द को बदल देना, ऐसी लैंग्वेज बोलना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना और इतनी ऊर्जा और प्रेरणा, सुरक्षा का भाव अपनी भाषा में रखना कि सामने वाला घायल व्यक्ति उस डिजास्टर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अपना 100% देना है, खुद को भी 100% देना है। आप जब भी अपने आप से अपना ख्याल करें, अपनी सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें। रोवर और स्काउट्स कभी किसी और के बारे में बात नहीं करते, सेल्फ टॉक करते हैं, खुद के बारे में खुद से बात करते हैं। जब आप अंदर से तनाव रहित होंगे, बिल्कुल संतुलित होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और सेवा और सहायता के लिए तत्पर होंगे, तभी आप 100% दे पाएंगे। क्योंकि डिजास्टर में एक बात तय है, स्काउट और रोवर उस रूप में हैं जहां जीवन की उम्मीद है, जहां सेवा है, जहां सामाजिकता है, जहां सहयोग है। इसलिए कभी भी अपने आप को तनाव में मत रखिए, खुश रहिए, संतुलित रहिए और अपना 100% दीजिए। लिसनिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब सुनते हैं, पर सुनना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी डिजास्टर में एक वर्कर के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी की आवाज ही हमें बताती है कि उसमें कौन सा भाव है। वो व्यक्ति दुखी है, रो रहा है, पीड़ा में है, उसकी आवाज ही हमें बताएगी। और अगर सुरक्षा की गारंटी वहां पर किसी व्यक्ति के लिए हो जाए तो फिर कमाल होता है, व्यक्ति के जीवन में खुशी आती है। उस आपदा को व्यक्ति एक विपत्ति के रूप में नहीं लेता। फिर जब एक पिता अपने बच्चे को उछालता है, बच्चे के सामने बहुत सारे हैजार्ड, बहुत सारे खतरे हैं, वो गिर सकता है, उसकी बाजू टूट सकती है, उसके नाक में फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन बच्चा हंसता है फिर भी, क्योंकि बच्चे को पता है कि पिता के रूप में सुरक्षा मेरे लिए उपलब्ध है। इसलिए हमेशा जब आप आवाज़ों को सुने, जब आप रोते हुए व्यक्तियों को सुने, जब आप उनकी चीख सुने, तो तय कर लें कि किस व्यक्ति को सहायता मुझे पहले देनी है और उस वक्त सिर्फ उनकी आवाज़ों पर ही ध्यान दें। तभी आप उस डिजास्टर में उनकी सहायता कर पाएंगे। आंखों की अपनी एक भाषा होती है, आंखें भी बोलती है, आंखों में भी सुरक्षा दिखाई जा सकती है, आंखों में भी ऊर्जा दिखाई जा सकती है। एक स्काउट और रोवर के रूप में आप अपनी आंखों से बहुत कुछ कम्युनिकेट कर दें, उन्हें बता दें कि मैं आपके बचाव के लिए हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए। वर्किंग पोजीशन इतनी इजी रखें कि आप लंबे समय तक काम कर सकें, क्योंकि जब आप किसी डिजास्टर में एक वॉलंटियर के रूप में काम करने जा रहे हैं तो ये तय नहीं है कितने घंटे आप काम करें, कितने दिन आप काम करें। तो ये तो डिजास्टर का प्रभाव, जो उसका इम्पैक्ट है, वो तय करेगा कि हमें कब तक बचाव कार्य जारी रखने हैं। तो अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में रखिए। इसके साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी मल्टीपल बनाइए। इसका अर्थ आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब आप डिजास्टर में काम करें, कुछ बातें आंखों से बोलिए, कुछ अपने मुंह से बोलिए और कुछ हाथों से बोलिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके चेहरे पर डर के या दहशत के भाव होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा सुरक्षा के संदेश को कम्युनिकेट कर पाना, सुरक्षा के भाव को आगे बढ़ा पाना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो
बॉडी लैंग्वेज है उससे वो संकेत जाएं, उससे वो मैसेज जाएं जो सुरक्षा की भावना पैदा कर सकें और एक सुरक्षा का संदेश दे सकें। स्काउट या रोवर्स को जब प्रशिक्षित किया जाता है या ट्रेन किया जाता है तो ये बात ध्यान रखी जाती है कि उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन यापन की शिक्षा दी जा सके। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे अपने आप को जिंदा रखना है, ये तमाम तरह की टेक्निक आपको एक स्काउट के रूप में सिखाई जाती है, एक रोवर के रूप में सिखाई जाती है। मैं सिर्फ कह ये रहा हूँ कि आपका जो दिमाग है, जो पूरे एक व्यक्ति के रूप में आप स्काउट है या रोवर है या एक बेहतर इंसान है, आपको अपने आप को समस्या का हिस्सा नहीं बनाना बल्कि समाधान का हिस्सा बनना है। डिजास्टर में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वहाँ भोजन एक समस्या है, पानी एक समस्या है, स्वास्थ्य एक समस्या है, जन सुविधा एक समस्या है और इसके साथ साथ एम्बुलेंस को बुलाना, घायलों को वहाँ पर भेजना, फिर वहाँ बचे हुए लोगों को इस काउंसलिंग के साथ जिंदा रखने की उम्मीद देना कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि आपको किसी भी समस्या को समाधान की ओर लेके जाना है, समाधान का हिस्सा बनना है। आप कभी भी समस्या का हिस्सा ना बने बल्कि समाधान का हिस्सा बने। जब मैंने आपसे बात की थी बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर की, तब मैंने आपसे बात की थी फ्लड की। जब भी बाढ़ आती है तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में 2000 में एक बाढ़ आई, बहुत सारी नदियाँ, आपस में उनका जाल बना हुआ था, बहुत सारी नदियाँ थी। इसके साथ साथ मानसून जो थी वो भारी वर्षा हुई और पानी की निकासी इस तरह से हुई कि हमारे जो आवासीय क्षेत्र थे उनमें वो पानी घुसा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की बाढ़ की, 2000 में जो बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ ने जब ये दो फैक्टर रहे, नदियों का जाल और भारी वर्षा, मानसूनी वर्षा, ये दो ऐसे फैक्टर रहे जिसने पानी की मात्रा को बढ़ा दिया और पानी की मात्रा बढ़ते ही डेंजर जोन हमें जो है वो सामने दिखाई दिया और सारा का सारा पानी बहुत अधिक मात्रा में उन आवासीय क्षेत्रों में घुसा जहां लोग रह रहे थे। बहुत सारे पशु मरे, मकानों की हानि हुई, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। संकट जीवन की जटिलता के साथ साथ जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो भी बहुत अपार था। तो ऐसी स्थिति में किसी भी डिजास्टर को उसके प्रभाव के साथ हमें देखना चाहिए। फिर भी हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी घायल व्यक्तियों को या घायल के समूह को बाहर निकाल सकते हैं, यानी उन्हें हम सेफ जोन पर लेके आ सकते हैं। डेंजर जोन है, जहाँ डिजास्टर है वहाँ डेंजर है, खतरा है वहाँ पर। तो देखिए, पहला तरीका है कि आप कंधे से उसे पकड़ कर निकाल सकते हैं या घुटनों से निकाल सकते हैं। पर इस तरीके में अगर आपको कुछ चीज़ मिल सके, कोई कपड़ा मिल सके, तकिया मिल सके, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे आप बांध दें उसे, ताकि उसे हम बाहर सुरक्षित निकाल सकें। क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही निकालेंगे बिना कमर पर कोई आर्टिकल यूज करे, कोई वस्तु लगाए, तो फिर रीढ़ की हड्डी का नुकसान हो सकता है। डिजास्टर में एक स्काउट या रोवर्स से अपेक्षा की जाती है कि वो लाभ का भागीदार है, वहाँ प्रॉफिट दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, हानि नहीं दे रहा। नुकसान किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। दूसरे तरीके में आप देख पा रहे होंगे, मानव विषाक्ति विधि मेरे सामने है। पाँव को पैसिव करते हुए, जिस पाँव में फ्रैक्चर है, जिस टांग में फ्रैक्चर है, उसको बहुत सावधानी से अपने पैर पर रखवाते हुए आगे उसको निकालना है। इसके साथ साथ तब छोटा बच्चा है तो टेक्निक 4 में आप जो है उसे गोद में उठाकर बाहर निकाल सकते हैं। या फिर आप देख रहे होंगे नंबर 5 पे द फॉर एंड एफ्ट मेथड। इस मेथड से भी हम टांग और बाजू को बहुत ध्यान से, सावधानी पूर्वक, या अगर वजन ज़्यादा है तो हम टेक्निक 7 और 8 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम टेक्निक 9 में चेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। 10 में आप कंबल देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ हम कुछ सीट का निर्माण करते हैं अपने हाथ के द्वारा, जिसे हम 2 हैंड सीट्स, 3 हैंड सीट्स, 4 हैंड सीट्स। आप 6 नंबर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस तरीके से जो है वो
बाहर हम डेंजर जोन से उनको सेफ जोन में लेकर आ सकते हैं। आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, लेकिन ये तय करें कि भाई आपको सिर्फ सुरक्षा प्रदान करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर हम अगली वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम उन एजेंसीज की बात करेंगे जो डिजास्टर में काम करती हैं, और मीडिया भी एक एजेंसी है, एनजीओ भी है, यूएनओ भी है। उन तमाम संगठनों के बारे में हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो में, जो कि डिजास्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी को नमस्कार।